नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 73। ये आपकी 25 ऑफ जैन 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट रहेगा। अब तक हम 3 पार्ट में क्या कुछ डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारी वर्कशीट थी इस चैप्टर की, उसमें हमने बात की थी कि नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म का मतलब होता है जो लव होता है, हमारा अफेक्शन होता है देश के लिए, जो प्यार होता है, जो लगाव होता है, जो अपनापन होता है, जो जुड़ाव होता है, जो एक होने का भाव होता है, जो हमें लगता है ना कि भारत में रहने वाले सारे लोग हैं, हम सब एक हैं, तो वो क्या है, वो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है। ओके। या फिर जब हम नेशनल फ्लैग को देखते हैं तो उस वक्त जो फीलिंग हम फील करते हैं वो भी नेशनलिज्म है। ओके। ये हमने फर्स्ट वर्कशीट में बात की थी। साथ ही साथ हमने समझा था कि इंडिया में जो नेशनलिज्म की ग्रोथ है उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रोल था। हमने ये भी समझा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके इंडिया के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे। ओके। तो ये सब कुछ हमने फर्स्ट वर्कशीट में किया था। उसके बाद जो सेकंड वर्कशीट थी उसमें हमने बात की थी सत्याग्रह की, बात की थी गांधी जी के जो इनिशियल सत्याग्रह थे, जैसे चंपारण मोमेंट था, खेड़ा मोमेंट, अहमदाबाद मोमेंट, वो हमने जो हमारी वर्कशीट नंबर 71 थी उसमें डिस्कस किया था। उसके बाद हमारी जो वर्कशीट नंबर 72 थी उसमें हमने बात की थी कि रिएक्शन क्या था। जैसे गांधी जी ने एक्शन लिया था ना उन 3 जो मोमेंट के थ्रू, क्योंकि तीनों के तीनों सक्सेसफुल रहे थे। उसके बाद जो 72 नंबर अगर वर्कशीट की बात करें तो उसमें बात की गई थी रोलेट एक्ट की। अब जो रोलेट एक्ट की बात करें तो रोलेट एक्ट में क्या था कि जो इंडिया में नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी, गांधी जी पॉपुलर होते जा रहे थे, गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सोच रहे थे, तो उसको रोकने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रोलेट एक्ट लेकर के आती है। रोलेट एक्ट जिसको हम काला कानून भी कह सकते हैं। ये जो काला कानून था उसको काला कानून क्यों कहा गया था ये हमने उस वर्कशीट में समझा था। और साथ ही साथ जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था उसकी हमने बात की थी पिछले वर्कशीट में। आज की इस वर्कशीट की बात करें जो कि फोर्थ पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, इसमें हम बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट है उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों इसको लॉन्च किया गया था। और बात करेंगे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों इसको शुरू किया गया, और इस मूवमेंट में मेनली हुआ क्या था, किस तरीके से पूरे देश में फैलता है। ओके। दोनों कंसेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। हमारी जो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने समझा कि रोलेट सत्याग्रह था, दैट वॉज ए वाइड स्प्रेड मोमेंट था, कि जो रोलेट सत्याग्रह शुरू किया गया था गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ, तो एक वाइड स्प्रेड मोमेंट था, पूरे देश में लगभग फैला हुआ था। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, कमियां थी। लिमिटेशंस क्या थी कि इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स। लेकिन फिर भी उसमें ज़्यादातर लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया था वो शहरों से थे, छोटे कस्बों से थे। गांव की अगर बात करें तो वहां से लोगों का पार्टिसिपेशन कम था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब गांधी जी क्योंकि एक के बाद एक 3 हिट मूवमेंट दे चुके थे, तो गांधी जी चाहते थे कि ऐसा मूवमेंट शुरू किया जाए जो पूरे देश में फैले। इससे लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर के अवेयर होंगे। दूसरे ये कि लोगों में एक वो जब यूनिटी का सेंस आएगा तो अंग्रेजों की भी वो पांव उखड़ने लगेंगे, उनको बोरिया बिस्तर लेकर के जाना पड़ेगा। फॉर दिस ही वॉन्टेड टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर। और इसके लिए वो चाहते थे कि इसमें सभी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें, चाहे वो हिंदूज हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कोई भी हो, सब पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तभी हम उसको सही तरीके से स्ट्रगल है या जो नेशनल मूवमेंट है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, उसको हम आगे ले जा पाएंगे। नो वन ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू। और वन वे ऑफ डूइंग दिस, कि इसको करने का एक तरीका ये था कि उस वक्त खिलाफत मोमेंट चल रहा था। उस खिलाफत मोमेंट के साथ अगर एक और मोमेंट लॉन्च किया जाए तो उससे आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। ओके। तो ये क्या कुछ था यहाँ पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम खिलाफत मोमेंट को ही समझ लेते हैं कि खिलाफत मोमेंट एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा कि ये जो मोमेंट था खिलाफत मोमेंट, इसके एम्स क्या थे, इसको शुरू क्यों किया गया था। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 4-5 टाइम्स आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो जो खिलाफत मोमेंट क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था दैट हैड एंडेड एंड ओटोमन टर्की वॉज ऑन द डिफीटेड साइड। कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है कब से कब तक होता है, 1914 से 1918 के बीच में होता है। उसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक साइड में रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन
यूएसए होते हैं। दूसरी साइड की बात करें तो जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी होते हैं। अब जो टर्की है वो किस साइड में होते हैं? हार वाली साइड में, यानी कि टर्की की हार होती है उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एंड देयर वर द रूमर्स दैट द हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि एक रूमर्स फैल जाते हैं। रूमर्स ये फैल जाते हैं कि एक हार्श ट्रीटी है वो इम्पोज की गई टर्की के ऊपर। अब जो टर्की के सुल्तान थे उस वक्त, एम्परर जो थे, सुल्तान कह सकते हैं, जो एम्परर थे उनको मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा माना जाता है। खलीफा का मतलब एक बड़ा रिलीजियस लीडर माना जाता था, अच्छी रिस्पेक्ट थी उनकी। तो जब ये रूमर्स फैल जाते हैं तो इंडियंस जो मुस्लिम कम्युनिटी है एक मोमेंट लॉन्च कर देते हैं। किसके लिए मोमेंट लॉन्च करते हैं? जो खलीफा उनके सपोर्ट में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। सो टू डिफेंड द खलीफाज टेम्परल पावर्स, एक खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन मुंबई, उस वक्त बॉम्बे था वो, ओके, इन मार्च 1919। कि मार्च 1919 में क्या होता है कि बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी सेटअप की जाती है और डिसाइड किया जाता है कि हम खिलाफत मूवमेंट है वो लॉन्च करेंगे। तो ये क्यों लॉन्च किया जाता है? खलीफा के सपोर्ट में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लॉन्च किया जाता है। इसके जो मेन लीडर्स थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी कि ये अली ब्रदर्स थे जो लीडर्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था। और इन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से मुस्लिम्स हैं वो एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट है उससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी था कि अगर पूरा नेशन वाइड अगर मूवमेंट होता है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज होगी। तो उसके ऊपर बात की गई थी और गांधी जी भी एग्री करते थे कि यस, हमें मिलकर के एक ऐसा नेशन वाइड मूवमेंट है वो लॉन्च करना चाहिए जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज हो, हमारी डिमांड्स को माने। एट द कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, सेशन कांग्रेस इन सितंबर 1920 कन्विंस्ड द अदर लीडर्स ऑफ द लीडर्स जो थे उसमें कांग्रेस पार्टी के, उसमें गांधी जी है कन्विंस कर लेते हैं कि नीड टू स्टार्ट ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट एज वेल एज फॉर द स्वराज। कि उसमें डिस्कस हो जाता है और डिस्कस ये बात भी होती है कि खिलाफत मूवमेंट है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, एक और मूवमेंट हमें लॉन्च करना चाहिए ताकि बाकी जो कम्युनिटीज़ है उनको हम उससे कनेक्ट कर पाएँ। और ज़रूरी भी था कि एक नेशन वाइड मूवमेंट होना ताकि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है जो लोगों में, देश से हम उनको कनेक्ट कर पाएँ। और गांधी जी जो पॉपुलर होते जा रहे थे तो उससे लोगों को जोड़ा जा सके। तो ये सब कुछ प्लानिंग चल रही थी। तो यहाँ पे क्या समझा हमने? एक तो समझ लिया खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था, टू सपोर्ट द खलीफा एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़, उनके खिलाफ हुआ था क्योंकि रूमर्स फैल गए थे कि मिसबिहेव किया गया है खलीफा के साथ, जो टर्किश एम्परर थे उनके साथ। ओके, अब यहाँ खिलाफत मूवमेंट का तो ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर हो गया कि कब हुआ, 1919 में हुआ, क्यों हुआ और कौन से लीडर्स थे। अब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो ये जो नॉन कोऑपरेशन का आइडिया था, नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है असहयोग, किसी को कोऑपरेट ना करना, किसी की हेल्प ना करना। ये जो आइडिया था गांधी जी के माइंड में बहुत पहले से चल रहा था कि महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, 1 मार्कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, हिंद स्वराज के राइटर कौन है? गांधी जी है। और इन्होंने 1909 में इस बुक को पब्लिश किया था। हैड डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. गांधी जी ने उस बुक में मेंशन किया था हिंद स्वराज में कि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है वो क्यों एस्टेब्लिश है? क्योंकि इंडियंस कोऑपरेट करें, उनकी आर्मी में इंडियंस है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इंडियंस है, उनको जो सपोर्ट करने वाले वो इंडियंस हैं, उनके लिए बिजनेस करने वाले इंडियंस हैं, उनके लिए लेबर का वर्क करने वाले इंडियंस हैं। तो गांधी जी को लगता था कि अगर हम ये कोऑपरेट करना बंद कर दें, इफ़ इंडियन रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको बोरिया बिस्तर लेकर के जाना पड़ेगा। ओके, ये उनके माइंड में बहुत पहले से चल रहा था। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के लॉन्च करने की सोची। तो इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि उद्देश्य कौन कौन से थे? पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव था टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। इसको क्यों लॉन्च किया गया था? कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना था। सेकंड, इसका ऑब्जेक्टिव था टू यूनाइट द हिंदूज एंड मुस्लिम। हिंदूज और मुस्लिम को यूनाइट करना चाहते थे गांधी जी। उन्हें लगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं तो आपस में जो प्यार है, जो कनेक्टिविटी है वो सेट हो जाएगी। तीसरा था
अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उसको अपोज करने के लिए इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। फोर्थ जो इसका ऑब्जेक्टिव था, टू डिमांड स्वराज। स्वराज हमारी डिमांड थी। स्वराज का मतलब सेल्फ रूल। हम चाहते थे कि ठीक है आप अपना बिजनेस कीजिए, हमें कोई इश्यू नहीं, लेकिन जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो हमारी होनी चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए, वो अपने डिसीजन खुद ले पाए। तो ये 4 इसके ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट, टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। सेकंड, टू यूनाइट द हिंदूज एंड मुस्लिम। थर्ड, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एक्सप्लोटेटिव जो पॉलिसीज थी उनके खिलाफ। एंड फोर्थ जो था, टू डिमांड स्वराज। ओके, अब इसमें क्या हुआ इस मोमेंट में कि इन ऑर्डर टू मेक द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, जो मोमेंट था उसको इफेक्टिव बनाने के लिए गांधी जी प्रपोज्ड दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी चाहते थे कि स्टेजेस में होना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे करके और एक लंबा खींचना चाहिए। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड, की ये शुरुआत होनी चाहिए कि जो लीडर्स है वो अपने टाइटल्स कैसे, जैसे जंग बहादुर, केसरे हिंद, इस टाइप के टाइटल दे देते थे कि वो टाइटल लौटा दें हम। उसके बाद बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज है उसका बॉयकॉट किया जाए। पुलिस, कोर्ट, आर्मी, उसका इंडियन बॉयकॉट करें धीरे धीरे करके, कि हम उनको सपोर्ट करना बंद कर दें। लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका बॉयकॉट किया जाए। स्कूल, फोन गुड्स है उसका हम बॉयकॉट करें। और देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अगर गवर्नमेंट किसी तरीके से दमन करती है, दबाने की कोशिश करती है, ए फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड, कि अगर ऐसा किया जाएगा तो हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह करेंगे, कोऑपरेट फिर भी नहीं करेंगे। तो ये प्रोग्राम था द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। ये अडॉप्ट किया गया था नागपुर सेशन में, जो कांग्रेस का दिसंबर 1920 में हुआ था, दिसंबर 1920 में। हालांकि इसको लॉन्च किया गया था जैन 1921 में। ओके, यानी कि इसीलिए जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात आती है तो उसके ब्रैकेट में हम लिखते हैं 1920-21। वो इसीलिए लिखा जाता है कि डिसीजन तो ले लिया गया था कि हम इसको लॉन्च करें, लेकिन ये लॉन्च हुआ था 1921 में। ओके, तो ये था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि ये क्यों हुआ था, इसमें हुआ क्या था, ओके, कब हुआ था। ये था हमारे आज की वर्कशीट का कंटेंट भी। अब इसी पर बेस्ड 2 आसान से क्वेश्चन दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खिलाफत मोमेंट। खिलाफत मोमेंट है, उस पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है कि क्या था, क्यों था, कब था, कैसे था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की उसकी हार होती है। एंड अ हार्श ट्रीटी वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द ऑटोमन एम्परर खलीफा है, उनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी है वो इम्पोज कर दी जाती है, एक संधि है वो थोप दी जाती है। टू सपोर्ट द खलीफा, खलीफा को सपोर्ट करने के लिए एक खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919 में। बॉम्बे में खिलाफत कमेटी वो बना ली जाती है, किसको, जो स्पिरिचुअल हेड थे, खलीफा थे, उनके सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि र्यूमर्स ये भी फैल गई थी कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया था। उसके सपोर्ट में, यानी कि उनके सपोर्ट में खिलाफत कमेटी वो सेटअप की जाती है कि हम एक मोमेंट लॉन्च करेंगे। यंग मुस्लिम लीडर्स लाइक मोहम्मद अली, शौकत अली लेड द मोमेंट। इसके जो मेन लीडर्स थे वो थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। ओके, और साथ साथ ये जो मोमेंट था ये अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनके खिलाफ, उनके थ्रू मैसेज देने की कोशिश की गई थी। तो ये था कि खिलाफत मोमेंट क्या था, कब हुआ और कहाँ हुआ और क्या हुआ उसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है कि मेंशन द इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बताने। इंपॉर्टेंट मतलब हम 5 प्रोग्राम्स यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या हुआ था उसमें। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टेड एजिटेशन बाय बॉयकॉटिंग द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे उसका बॉयकॉट कर दिया। जब ये मोमेंट स्टार्ट होता है तो बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया कि हम नहीं जाते। कौन से, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस एंड बॉयकॉटेड द कोर्ट्स। जो लॉयर्स थे उन्होंने भी अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया और कोर्ट का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। फोन गुड्स वर बॉयकॉटेड। जो फोन गुड्स थे, जो विदेशी सामान थे, उसको बॉयकॉट कर दिया कि हम यूज़ नहीं करेंगे। एंड स्टार्टेड टू यूज़ स्वदेशी प्रोडक्ट है, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने। लीकर शॉप्स वर लॉकडाउन। लीकर शॉप है पिकटअप। पिकटअप का मतलब होता है उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। ओके, उनको लॉक कर दिया गया था, तालाबंदी कर दी गई थी। होली ऑफ फोन क्लोथ्स वॉज बर्न्ट।
जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई गई थी, एक जगह उनको जला दिया गया था। एंड पीपल स्टार्टेड वेयरिंग खादी, और जो लोग थे उन्होंने खादी पहननी शुरू कर दी थी। यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुए थे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।